हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो सीटेट की जो क्लासेस चल रही हैं जिसमें सीडीपी और पेडागोजी कंप्लीट कराई जा रही है, सीडीपी और पेडागोजी की जो क्लासेस चल रही हैं वो आपके सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस करा दी गई हैं वो सभी एक बार आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, ताकि आपकी जो क्लासेस अभी तक लग चुकी हैं उनके जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सभी आप बहुत अच्छे से कर पाएं। अभी जितनी भी सीडीपी और पेडागोजी की क्लासेस जैसे ही कंप्लीट होती हैं वैसे ही आपकी एसएसटी की और ईवीएस की क्लासेस भी बिल्कुल कंप्लीट थ्योरी करा दी जाएगी। उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू हैं प्लस मॉक टेस्ट हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आज हमारी जो सीडीपी की क्लास चलने वाली है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है जो कि एग्जाम में 1 या 2 नंबर्स का पूछा ही जाता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में इस चैप्टर से क्वेश्चन आना 100% रहता है कि जो क्वेश्चन है वो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कोहल वर्ग है यानी कि जो कोहल वर्ग हैं उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसे बोला जाता है नैतिक विकास का सिद्धांत। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसे उन्होंने किस प्रकार से दिया था, इसमें उन्होंने बालक के विकास की क्या क्या स्टेजेस बताई थी और एक बालक का विकास किस प्रकार से होता है इसे उन्होंने किस प्रकार से डिस्कस किया है, ये सारी चीजें बात करेंगे। तो जो कोहल वर्ग हैं ये कहाँ के निवासी थे, तो कोहल वर्ग हैं ये एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि अमेरिका के निवासी थे। कोहल वर्ग के बारे में अगर क्वेश्चन आता है ये कहाँ के निवासी थे तो ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा नैतिक मूल्यों के विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है इसमें नैतिक मूल्यों के बारे में बताया है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का कार्य छात्रों को सही और गलत के मध्य अंतर स्पष्ट कराता है। यानी कि जो कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है ये सिद्धांत बताता है कि इसके द्वारा जब बालकों को नैतिकता का सिद्धांत दिया जाता है, नैतिकता के आधार पर जब उनका विकास होता है तो उनको सही और गलत के मध्य में अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है कि बालक कितना सही है और कितना गलत है। कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में यानी जो कोहल वर्ग की थ्योरी है इसमें 3 अवस्थाओं में इसको बांटा है, जिस अवस्थाओं के 6 चरण है। यानी जो कोहल वर्ग ने अपना सिद्धांत दिया है अगर इसमें पूछी जाती हैं कि जो अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं तो कोहल वर्ग ने जो अपने नैतिक विकास का सिद्धांत है इसे 3 अवस्थाओं में बांटा है। उन 3 अवस्थाओं के 2-2 चरण है यानी कि टोटल मिलाकर तीनों अवस्थाओं के 6 चरण हैं। यानी जो अवस्था पूछी जाती है तो जो अवस्था है उनकी संख्या 6 है और जो इन अवस्थाओं के चरणों की संख्या बताई है वो 6 बताई है। यानी कोहल वर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया है इसमें 3 अवस्थाएं और उन अवस्थाओं के जो 2-2 चरण बताए हैं। यानी कि जो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है इसमें 3 स्टेजेस में इसे बांटा गया है जिनके 6 चरण हैं, यानी कि 6 चीजों में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो उनकी सबसे पहली अवस्था है। इस अवस्था का नाम है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, जिसे बोला जाता है प्री कन्वेंशनल स्टेज। यानी कि जो इनकी सबसे पहली इन्होंने बालक के विकास की अवस्था बताई है वो उन्होंने बताई है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। तो इन्होंने पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया है इसमें। यानी उन्होंने जिस अवस्था को बांटा है वो 2 पार्टों में बांटा है। सबसे पहले जब बालक बहुत छोटा होता है तो उसकी जो सबसे पहली अवस्था होती है वो होती है दंड और आज्ञा पालन की अवस्था। यानी कि जब इस एज में बालक होता है 2 से 4 वर्ष की अवस्था में, यानी कि जब बालक 2 से 4 वर्ष की अवस्था में होता है तो अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें उनके घर वालों से दंड प्राप्त होता है और अगर वह कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा उन्हें पुरस्कार या तारीफ सुनने को मिलती है। तो जब बालक 2 से 4 वर्ष की अवस्था में होता है तो जब वो किसी भी कार्य को करता है तो वो कार्य को इसलिए करता है क्योंकि ताकि वो जब उसे अच्छा कार्य करेगा तो उसके घर वालों के द्वारा उसे बहुत ज़्यादा तारीफें मिलेंगी और अगर वह किसी भी कार्य को गलत करेगा या गलत तरीके से करेगा तो उन्हें वहाँ से दंड प्राप्त होगा और अगर वो बहुत अच्छे से करता है तो उसे पुरस्कार या उनकी तारीफें सुनने को लिए मिलती हैं। इसके लिए बालक में जो दंड और आज्ञा पालन की अवस्था होती है सबसे पहले वह जो कार्य करते हैं वो इस कारण करते हैं। उसके बाद उन्होंने सेकंड अवस्था बताई है वो आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अमुक्ता की जो अवस्था बताई है। यानी इसे आप याद कर सकते हो सेल्फ एप्टीट्यूड एंड न्यूवर्ड एटीट्यूड। यानी कि जो इन्होंने अपनी दूसरी अवस्था बताई है इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं और वह कार्य अधिक करते हैं जिससे कि उन्हें कार्य करने का अधिक फल प्राप्त हो चुके। यानी कि
जो सेकंड अवस्था इन्होंने बताई है, इसमें उन्होंने जो बताया है वो उन्होंने इसलिए बच्चे कार्य करते हैं ताकि वो कार्य को जितनी भी करे वो आज्ञा का जब पालन करते हैं तो बड़ों के द्वारा उन्हें ये रहे कि ये बच्चा देखो कितना अच्छा है, कितने अच्छे से कार्य करता है और वह आज्ञा का पालन करता है, तो इस कार्य को करने से उन्हें बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इसके लिए वो कार्य करते हैं। उसके बाद जो इनकी दूसरी अवस्था बताई गई है वो अवस्था बताई गई है रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। जो रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था बताई है, इसमें वो सबसे पहले जो बच्चा कार्य करता है वो कार्य करता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की आशा से। यानी कि जब बालक इस अवस्था में, यानी जब बालक अपनी शैशवावस्था से बाहर निकलकर जब बाल्यावस्था की ओर बढ़ जाता है तो बालक जो कार्य करता है उसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है उसमें बालक बनता है, यानी अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की आशा से कोई भी कार्य करता है। इसमें बालक जो भी कार्य करता है इस अवस्था में छात्र या छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ होती है, अर्थात इस अवस्था में दूसरों से उन्हें सम्मान की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वह सदैव अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने के कार्य में अग्रसर होते हैं। इसमें कोहलवर्ग जी ने बताया है कि जो बालक होता है वो कार्य को इसलिए करता है ताकि लोग समाज में उसे ये चीज़ें कह सकें कि देखो वो बच्चा कितना अच्छा है, देखो वो सभी की बातों को सुनता है, वो लड़की कितनी अच्छी, यानी जो लड़कियां होती हैं वो घर के कामों में माँ बाप का हाथ बटाने लगती हैं। लड़के होते हैं अगर उन्हें बाहर किसी ने कोई भी कार्य की कह दिया तो वो उस कार्य को बहुत जल्दी से कर देते हैं ताकि लोगों से उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके और लोग सोच सके कि देखो वह बच्चा कितना अच्छा है, दूसरे का कहना सुन लेता है, दूसरे का कार्य कर देता है। तो इस कारण से, यानी इस होप में, होप टू बी ए गुड बॉय और गर्ल, यानी कि वो अपनी एक आशा लेकर इस चीज के कार्य को करते रहते हैं। उसके बाद में उन्होंने जो सेकंड अवस्था बताई है बाल्यावस्था की एज में, जो सेकंड अवस्था बताई है उसमें बताया है कानून और व्यवस्था उन्मुखता। जब बालक में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने के बाद में जो अवस्था आती है उसे कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता की अवस्था बताया है। इस अवस्था में छात्र कानून, नियमों और नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों और नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते बल्कि उन्हें सत्य मानकर उनका पालन करते हैं। इसे आसान से शब्दों में समझते हैं कि जब बालक इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वो किसी भी कार्य को इसलिए करते हैं ताकि उन्हें ये रहे कि अगर वो किसी भी कार्य को गलत तरीके से कर देंगे तो कानूनी रूप से उन्हें सजा मिल सकती है। कानूनी रूप से यानी कि अगर वो कोई भी कार्य वो ऐसा होता है जिसे वो गलत कर देते हैं तो कानूनी व्यवस्था भंग हो सकती है। समाज में कार्यों के प्रति योगदान देने लगते हैं, यानी कि वो बहुत, मतलब जब बच्चे बहुत छोटी सी एज में होते हैं, जैसे बाहर कोई फंक्शन हो रहा है उनमें हाथ बटाना है, ऐसी चीज़ों में कार्यों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। जब बालक उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था की ओर आ जाते हैं, यानी जब किशोरावस्था की ओर बढ़ जाते हैं बालक, तो इसमें बालकों की जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी स्टेजेज ऑफ सोशल कन्वेंशन। इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगते हैं, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगते हैं, यानी अपने आप को जब इस अवस्थे में सामाजिक समझौते की जब अवस्था आ जाती है तो इस एज में बालक आके खुद को एक समाज का सोशल, यानी जो सोशल होता है, जो समाज होता है, उन सभी का सक्रिय सदस्य मानने लगते हैं और समाज के जो जितने भी नियम कायदे कानून हैं उन सभी को मानकर ही प्रत्येक कार्य को करने लगते हैं। उसके बाद है सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, यानी इसमें बालक क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है और किशोरावस्था की एज से बाहर आ जाता है। इस अवस्था में छात्र अपने विवेक और आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णय करने लगते हैं, यानी बालकों में इस एज में आने के बाद में बालकों में इस प्रकार से चीज़ें डेवलप हो जाती हैं कि वो लोगों की जो आत्मचिंतन है, इन चीज़ों की भावना का विकास हो जाता है, बालक में सहायता की भावना का विकास हो जाता है, सही और गलत के मध्य में अंतर स्पष्ट करने लगते हैं। इस अवस्था में छात्र अपनी परिपक्वता को दर्शाता है कि वह कितनी मैच्योरिटी उसमें आ गई है, कितनी चीज़ों को वो समझने लगा है। इस स्तर में छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करने लगते हैं, यानी कोहलवर्ग जी ने बताया है कि इस अवस्था में आते आते छात्र अपनी नीति और नियमों का अच्छे से पालन करने लगते हैं, समाज के नियमों को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं, सही गलत के बीच में डिफरेंसेस करने लगते हैं। कोहलवर्ग जी ने जो अपना सिद्धांत दिया है ये एक प्रकार से नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा पर भी आधारित है। इसे एक प्रकार से हम मान सकते हैं जो कोहलवर्ग जी का सिद्धांत है इसमें दो शब्दों का बहुत अच्छे से यूज हुआ है, एक तो नैतिक दुविधा का यूज हुआ है और दूसरा शब्द यूज हुआ है नैतिक तर्कणा।
नैतिक तर्कणा, यानी जो नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा है ये क्या क्या है। तो जो इन्होंने अपने छात्रों को जब बहुत अच्छे से ज्ञान प्रदान कराया जा रहा था, जब बहुत अच्छे से उन्होंने विकास कराया था, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। जो कहानी थी वो हेंज की कहानी थी, यानी इनमें जो उन्होंने हेंज की एक कहानी सुनाई थी बच्चों को, और इस कहानी को सुनाने के बाद में उन्होंने बच्चों से क्वेश्चन किए थे। ये जो कोहलबर्ग जी का सिद्धांत है ये पूरी तरह से हेंज की कहानी पर डिपेंड है। उन्होंने एक हेंज की जो कहानी है वो इस प्रकार से थी कि एक हेंज नाम का व्यक्ति था जिसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, यानी जिन्हें वो बहुत अच्छे से जिनका विकास कर रहे थे, उन लोगों को कहानी सुनाई, उसके बाद में उनसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें बताइए हेंज ने जो किया वो सही किया या गलत किया। तो इन सभी चीज़ों के क्वेश्चन जो बालकों ने जो आंसर दिए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने पता लगाया कि बालक नैतिक दुविधा से निकलकर नैतिक तर्कणा की ओर किस प्रकार से बढ़ पाता है। हेंज की कहानी में था, हेंज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी बीवी बहुत बीमार थी। बीवी के इलाज के लिए जो हेंज था उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। हेंज की बीवी के लिए जब डॉक्टरों ने एक दवाई बताई थी जो केवल एक ही मेडिकल स्टोर पर मिलती थी, उस मेडिकल स्टोर वाले के पास जब हेंज उस दवाई को लेने के लिए जाता है और उसके पास पैसों की व्यवस्था नहीं होती है, वो जाके उस मेडिकल वाले से बोलता है कि मुझे ये दवाई चाहिए लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इन पैसों को मैं बाद में दे दूंगा या फिर मैं दे नहीं सकता हूँ, यानी इसका मूल्य चुकाने में मैं असमर्थ हूँ। तो जो मेडिकल वाला था उसने बोल दिया कि ये जो दवाई है इसे मैंने बहुत ही मेहनत से और बहुत सारे पैसे लगाकर बनाया है, इसका या तो तुम मुझे बहुत अच्छे से दाम दो, नहीं तो मैं ये दवाई तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो हेंज के पास पैसे थे नहीं, तो हेंज ने वो दवाई नहीं ली और वो मेडिकल वाला था वो भी अपने स्टोर को बंद करके चला गया। तो जो हेंज था उसने ये सोचा अगर वो दवाई वहां से नहीं लेता है तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में दो चीजें डिपेंड हो गई, एक तो नैतिक दुविधा आ गई, नैतिक तर्कणा आ गई कि अगर वो दवाई को स्टोर से चोरी कर ले तो फिर वो दवाई को ले जाके उसकी बीवी बच सकती है, लेकिन अगर वो चोरी करेगा तो ये चीज़ भी गलत रहेगी कि उसने चोरी की है। तो उसके दिमाग में नैतिक तर्कणा भी आ रही थी कि मैं चोरी करूं या ना करूं। अंत में उसने जो निश्चय लिया, उसने ये सोचा मेरी बीवी की डेथ हो जाएगी, तो उसने क्या किया, उसे मेडिकल स्टोर पर गया और उसके बाद में जाके उसने चोरी कर ली, चोरी की और दवाई निकाल ली और दवाई को निकालने के बाद में मतलब हॉस्पिटल में दे दिया और उसकी वाइफ बच गई। अब बच्चों को ये कहानी सुनाने के बाद में कोहलबर्ग जी ने क्वेश्चन पूछे कि जो हेंज है उसने सही किया, यानी हेंज ने जो चोरी की, चोरी करने के बाद में हेंज ने जो किया वो सही किया या फिर गलत किया। यानी कि इस चोरी को, यानी चोरी करके जब हेंज दवाई को लेके गया तो हेंज ने जो चोरी की वो सही किया या गलत किया। तो इस चीज का जिस बच्चे ने जिस प्रकार के, यानी बच्चों से अलग अलग बच्चे से प्रत्येक बार आंसर पूछे गए और बच्चों के अलग अलग जवाब थे। किसी बच्चे ने कहा हेंज ने सही किया, नहीं तो उसकी वाइफ मर जाती। कुछ बच्चों ने इस हिसाब से दिए कि हेंज ने कानून के नियमों को तोड़ा है, कानून मतलब उसे वो दवाई के लिए रिक्वेस्ट कर सकता था, पैसे कमा सकता था, यानी बच्चों की अपनी सोच है। उन्होंने जिस प्रकार से बता पाया कि उन्होंने कहा हेंज ने कानून व्यवस्था तोड़ी है, यानी उन्होंने इसी स्तर पर जो अपने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसमें उन्होंने इसी हिसाब से दिया है कि बालकों में किस एज में जाके क्या क्या चीज़ों में डेवलप होते हैं। बालक कभी एक अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बनना चाहता है, कभी बालक में कानून व्यवस्था बनाने की भावना जागृत होती है, कभी कानून टूट ना जाए इसके नियमों की व्यवस्था होती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपने मोरल डेवलपमेंट में समझाया है। अब हेंज ने सही किया या गलत किया, इन्हीं के आधार पर बच्चों से क्वेश्चन किए गए और प्रत्येक बच्चे के अलग अलग टाइप के आंसर थे। कुछ बच्चों ने कहा कि हेंज ने सही किया, कुछ बच्चों ने कहा गलत किया। तो इसी प्रकार से मोरल डेवलपमेंट में यानी नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा के बारे में बीच में पता लगा पाया कि बच्चे नैतिक दुविधा में ज़्यादा फंस गए, नैतिक तर्कणा में ज़्यादा फंस गए, किसके आंसर किस प्रकार के थे, इस हिसाब से उन्होंने बच्चों के विकास के बारे में अनुमान लगाया था। ये था कोहलबर्ग की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी की जहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक तर्कणा क्या होती है। दुविधा यानी बच्चों के बीच में दो क्वेश्चनों को एक साथ दे देना, अब बच्चे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो ये दुविधा थी। बच्चों ने जब किसी चीज़ का निष्कर्ष निकाल लिया है, अगर बच्चे उस चीज़ का निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो ये है नैतिक तर्कणा। इस चीज़ के बारे में किस प्रकार से बच्चों ने डिस्कस किया, किस प्रकार से बच्चों ने रिप्लाई दिए, उनका मोरल डेवलपमेंट किस प्रकार का है, इन सभी चीज़ों का पता लगाया था। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोहलबर्ग की थ्योरी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी और आपके एग्जाम में यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी के लिए इस थ्योरी में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।